नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। अलकायदा प्रमुख आयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक ड्रोन हमले में मार डाला है। मिस्र में एक प्रतिष्ठित परिवार का डॉक्टर आयमन अल जवाहिरी कैसे बन गया आतंकवादी और फिर अलकायदा का प्रमुख, आज इसी पर 5 की बात। अल जवाहिरी को अलकायदा का दिमाग कहा जाता था। आंखों के डॉक्टर अल जवाहिरी ने मिस्र इस्लामिक जिहादी समूह को बनाने में मदद की थी। 2011 में उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था और तभी से अलकायदा की कमान अल जवाहिरी के पास थी। रविवार की रात CIA ने काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया। जवाहिरी उस वक्त एक सुरक्षित घर के बालकनी में था जब मिसाइल से उस पर हमला हुआ और ये घर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के हक्कानी नेटवर्क का था। जवाहिरी पर 2 हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया है। ये मानव रहित ड्रोन से चलाई गई मिसाइल है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जवाहिरी के हाथ हमारे लोगों के खून से रंगे थे, अब इंसाफ पूरा हुआ। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अल कायदा के चीफ जवाहिरी कैसे मारा गया। तो अमेरिका ने RX-9 हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया इन्हें, जिसे निंजा बम भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये जो घर है जिसे आप तस्वीरों में अभी देख सकते हैं, यही वो घर है जहां पर अल जवाहिरी ठहरा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि 2 तरफ घर की खिड़कियां बम से तबाह हो गई हैं। बस इतना ही, वहां किसी और शख्स की मौत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जिससे जवाहिरी को मारा गया। इस मिसाइल को प्रेडेटर ड्रोन से छोड़ा गया। इसमें कोई हथियार नहीं होता बल्कि 6 धारदार ब्लेड होते हैं जो काफी तेज रफ्तार में उड़ते हैं और निशाने के चीथड़े उड़ा देते हैं। इस मिसाइल का असर सीरिया के इदलीब में हुए हमले में देखा गया था, जब एक कार को निशाना बनाया गया था और उस वक्त जैसे ही मिसाइल गाड़ी पे गिरी थी, गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन जो निशाना था पिछली सीट पे बैठा वो मारा गया था। आतंकी संगठन अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड 19 जून 1951 को मिस्र में जन्म हुआ। इनका 14 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का ये सदस्य बना। 1981 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद इसे गिरफ्तार किया गया और 3 साल जेल में रहने के बाद देश छोड़कर सऊदी अरब चला गया। अब अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद में जो सवाल हैं वो ये हैं। एक तो सवाल यह है कि आतंकी नेटवर्क के लिए यह कितना बड़ा नुकसान है, यानी कि आतंकवाद की दुनिया के लिए भी आतंकी नेटवर्क जो आपस में आजकल बहुत जुड़े हुए हैं उनके लिए कितना बड़ा झटका है जवाहिरी का अमेरिका के हाथों मारा जाना। क्या तालिबान सरकार इससे, यानी अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है जिससे बहुत रिकग्निशन कहीं नहीं मिली है, वो इससे और भी अलग थलग पड़ेगी? क्योंकि तालिबान सरकार में मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर ही था जवाहिरी, यानी वो घर जो हक्कानी नेटवर्क के नाम था। पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका की कितनी मदद की? क्या मदद की है? क्या जवाहिरी के बदले में पाकिस्तान को IMF का लोन मिलने में आसानी होगी? तो ये तमाम सवाल हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए हम आपको सबसे पहले एक दूसरी ग्राफिक्स दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो मिसाइल है जिसे कि हेल फायर कहा जा रहा है या जो निंजा मिसाइल है वो दरअसल क्या है। ये RX-9 मिसाइल या निंजा मिसाइल जो इससे पहले सीरिया में भी इस्तेमाल की गई थी। निंजा मिसाइल के नाम से ये मशहूर है, लेकिन इसे फ्लाइंग गिनसू भी कहा जाता है, यानी कि जापानी ब्लेड। और ये करीब 45 किलो का इसका वजन होता है। इस मिसाइल में 6 लेयर में मेटल के धारदार ब्लेड हैं जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अलग अलग लेयर में मेटल के धारदार ब्लेड हैं, इसलिए इसे श्रेडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने निशाने को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके पुर्जे
काट देता है, इसलिए इसमें ये धारदार ब्लेड लगे हुए हैं और इसे श्रेडर कहते हैं। बारूद की मात्रा इसमें कम है, सिर्फ गति देने के लिए है। ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में फिट हो सकता है। 2017 में पहली बार इसका इस्तेमाल सीरिया में हुआ। अलकायदा के अबू अल खायर की गाड़ी पर इससे हमला किया गया और हमले में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रहा। पिछले हिस्से में बैठे खायर की मौत हुई। सिविलियन कैजुअल्टी ना हो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल निशाने पे सटीक हमला करता है, टारगेटेड स्ट्राइक है। पेंटागन ने इसके होने की बात नहीं मानी है। पेंटागन इससे मानता नहीं है कि अमेरिका ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है या अमेरिका के पास ये मिसाइल है, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसमें तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि इसी मिसाइल का RX-9 हेलफायर का इस्तेमाल किया गया है ऐमन अल जवाहिरी को मारने के लिए। तो अब ऐमन अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद किस तरह का असर होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन और हमारे साथ हैं ब्रह्मचलानी, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं कि इसको ऐमन अल जवाहिरी को मारने में CIA का जो ऑपरेशन हुआ वो आप अपने तजुर्बे से अगर बताएं और आप क्या समझ पाए हैं, किस तरह से क्या मिसाइल इस्तेमाल की गई, कहां से ये ड्रोन उड़ा होगा, कैसे ये ऑपरेशन हुआ? नगमा, जय हिंद। ये जो ऑपरेशन किया गया है अमेरिका द्वारा, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट ऑपरेशन हुआ है और बिल्कुल प्रिसीशन टारगेटिंग हुई है और बिल्कुल इसमें कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। वो उनका इरादा था, बहुत क्लियर मकसद था, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी हुई है। अभी सवाल उठता है ये कैसे किया होगा। टारगेट को आइडेंटिफाई, सबसे पहले है टारगेट को ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना, और जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कैसे हुआ होगा। देखिए, तालिबान ने जब टेक ओवर किया था पिछले साल 15 अगस्त के बाद, तो उस समय अमेरिका जब निकली है तो अमेरिका वहां पर 20 साल रहा है और आपको पता है वहां इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स के तौर पे वो लीडर था अमेरिका, जिसमें 49 कंट्रीज शामिल थे और वहां पर पाकिस्तान के 4 कर्नल्स भी लिएजन ऑफिसर ISAF हेडक्वार्टर में मौजूद थे। मेरा इंटरेक्शन ISAF जनरल्स के साथ काफी होता था, तो जाहिर है कि जब अमेरिका निकला है, इनकी एम्बेसी बहुत बड़ी थी, ISAF हेडक्वार्टर है, तो और हर रीजन में इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंस नेटवर्क। और मेरा तजुर्बा है अफगानिस्तान में, और ये यूके ने भी किया था ब्रिटिश इंडिया को जब वो रूल कर रहे थे। देखिए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की फिलॉसफी की है और वहां पर मैंने देखा था कि बाय एंड लार्ज वहां पर लोग पैसों से खरीदे जाते हैं। इट इज अ गेम ऑफ मनी। तो मनी पावर यूज हुआ है और मोटिवेशन हुआ है, और कई लोग तो तालिबान से नफरत करते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा था जी, वो खत्म किया तालिबान ने, तो काफी वहां पर लोकल्स हैं, उसमें पश्तून शामिल हैं जो तालिबान के सख्त खिलाफ है। तो इसको मैं बस ये समाप्त कर देता हूं कि उनके पास लोकल इंटेलिजेंस या लोकल एसेट बहुत ज्यादा थे जी, और उनका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने सर्वेलेंस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस और एरियल सर्वेलेंस, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया है और प्रिसाइज टारगेटिंग किया। तो उन्होंने इसको पहले तो बोलिए हाँ, तो पहले इन्होंने क्या है कि आइडेंटिफाई किया है, फिर वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, वहां ग्राउंड पे जो एसेट्स हैं वो भी खबर दे रहे होंगे और फिर एक पैटर्न एस्टैब्लिश होता है कोई टारगेट का। तो जो ये आपने बताया कि इसमें प्रिसिशन टारगेटिंग की गई है, वो कैसे हुई होगी, और ये जो ड्रोन में फिट होती है मिसाइल, ये कहाँ ड्रोन कहाँ से चलाया गया होगा, ये तमाम जो टेक्निकल चीजें वो भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। पर पहले ब्रह्मचलानी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि आतंकी नेटवर्क के लिए कितना बड़ा नुकसान है, तालिबान सरकार इससे क्या अलग थलग पड़ेगी, क्योंकि पहले ही उन्हें रिकग्निशन तो ज्यादा मिली नहीं, लेकिन अब तालिबान सरकार में मंत्री हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी के घर, यानी हक्कानी नेटवर्क का जो के नाम जो घर था, वहां पे जवाहिरी मिलता है और वहां पे उसे मारा जाता है। तो इससे
किस तरह का असर पड़ता है तालिबान की जो सरकार वहां पर अफगानिस्तान में है, और ये दोहा समझौते का उल्लंघन, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है तालिबान ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया, जवाहिरी को छुपा के तालिबान का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका ने यह हमला करके दोहा समझौते का उल्लंघन किया। पहले बात तो यह कि अल जवाहिरी काबुल में थे खुलेआम, तो इससे साफ जाहिर है कि तालिबान सरकार के जो रिश्ते हैं अलकायदा के साथ और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, वो रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। और दूसरी बात यह है कि अल जवाहिरी का प्रेजेंस काबुल में हाईलाइट करता है कि जो बाइडेन ने किया पिछले अगस्त को, एक साल पहले, जिस तरह से अफगानिस्तान को टेररिस्ट के आगे सरेंडर किया बाइडेन ने, उसके जो कॉस्ट हैं वो दुनिया के लिए काफ़ी गंभीर हैं, स्पेशली भारत के लिए। अब क्या है कि दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ बाइडेन सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है खुलेआम। 3 दिन पहले बाइडेन सरकार ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी जिसमें कहा गया था कि ताशकंद में बातचीत हुई रिसेंटली 3.5 बिलियन डॉलर्स रिलीज करने के बारे में। 3.5 बिलियन डॉलर्स अमेरिका तैयार है तालिबान को देने के लिए। आप रकम देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक डिफॉल्ट के स्थिति में है ऑलमोस्ट। जो डिफॉल्ट का जो रिस्क इतना भारी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर्सनली जाके उन्होंने वॉशिंगटन को रिक्वेस्ट किया था कि ये IMF का लोन आप अप्रूव करवाइए। तो इस समय जब ये ड्रोन की स्ट्राइक हुई, ड्रोन उड़ा पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू, तो पाकिस्तान का कोऑपरेशन मिला अमेरिका को। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब अमेरिका की सरकार पाकिस्तान को IMF लोन देगी? और दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका की सरकार तालिबान को 3.5 बिलियन डॉलर्स देगी? ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एंटी टेरर स्ट्राइक नहीं है। ये तो देखिए, एक तरफ CIA और ISI का कॉपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ बाइडेन सरकार और तालिबान की बातचीत हो रही है। तो इस बातचीत पर अब क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है कि बाइडेन सरकार और जो तालिबान की बातचीत खुलेआम हो रही थी, अब जब खुलेआम वहां पर जवाहिरी रह रहे थे काबुल में और वहां पे हक्कानी के घर में मारे जाते हैं, तो इस बातचीत का फ्यूचर क्या? पाकिस्तान का रोल इसमें कितना है? जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दी, तो इसके बारे में किस तरह की डिटेल्स हैं? और इससे पाकिस्तान को, अब जो पाकिस्तान पहले एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसको उम्मीद की जा सकती है कि उसको मदद मिलेगी, IMF का लोन मिलना उसको आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि पाकिस्तान ने जवाहिरी को IMF के लोन के बदले एक तरह से हैंड ओवर कर दिया। ये अगर आप इसको एक बिग पिक्चर से देखें, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि रूस रूल्स बेस्ड ऑर्डर में नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ में नहीं मानता जी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक और असैसिनेशन किया है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जिस तरह से असैसिनेशन किया है अल जवाहिरी का, अल जवाहिरी एक टेररिस्ट थे, मगर जिस तरह से बाइडेन ने कहा कि नाउ जस्टिस हैज बीन डन, जस्टिस इस तरह से थोड़ी डिलीवर होती है। अगर आप इंटरनेशनल लॉ में बिलीव करते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, इस तरह का असैसिनेशन करना उचित नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अभी तक आपने पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं लेबल किया है। आपने क्यूबा को किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया को किया हुआ है, सीरिया को किया हुआ है एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्स नहीं है। मगर जहां जो असली टेररिस्ट स्पॉन्सर्स हैं, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, दोनों को आपने माफ किया हुआ है। और दूसरी तरफ आप तालिबान से भी बात कर रहे हैं और तालिबान को फंडिंग करने की बातचीत हो रही है इस समय, वो भी ताशकंद में खुलेआम। तो
इससे टेररिज्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। और टेररिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं आतंकवाद को रोकने, क्योंकि ये अमेरिका एक तरह से, जिस तरह बाइडेन ने कहा कि ये उनका बदला है और उनका इंसाफ पूरा हुआ, तो ये अमेरिका का एक पर्सनल अपना वो रहा और उन्होंने उसको जाके मार गिराया। आप ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के का उल्लंघन है। तो अगर हम इसको देखें दोहा अग्रीमेंट के नजर से, तो जो तालिबान आरोप लगा रहा है और अमेरिका आरोप लगा रहा है, तो किसका उल्लंघन किया है? अमेरिका ने मिसाइल दागकर उल्लंघन किया अग्रीमेंट का, या तालिबान ने ज़वाहिरी को छुपाकर? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं नगमा, देखिए, एक तरफ तो एक टेररिस्ट सरकार है काबुल में जो इंटरनेशनल लॉ या कोई भी लॉ में बिलीव नहीं करती है। अब देखिए कि ये तालिबान सरकार में कौन है? तालिबान सरकार में इंटरनेशनल हुज हू ऑफ टेररिज्म है। बिल्कुल। सबसे बड़े दुनिया के टेररिस्ट इस सरकार में हैं। दुनिया के नारकोटिक्स किंगपिन्स सीनियर पोजीशंस में हैं, कैबिनेट में। तो ये सरकार बिल्कुल ही इस तरह की सरकार तो एक बहुत ही अजीब सरकार है। कोई दूसरे देश में इस तरह की टेररिस्ट सरकार नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ, और जो अमेरिका की जो पाकिस्तान पॉलिसी है और अफगानिस्तान पॉलिसी है जी, उसका असर भारत पर पड़ता है डायरेक्टली। और ये देखिए, अब जब से तालिबान सरकार में आई है, तब से जो क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स कैप्चर्स हुए हैं, सीजर्स इन इंडिया, वो बढ़ गए हैं। क्योंकि तालिबान जब से सरकार में आई है, तब से ये ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ गया है और काफी सारे ड्रग्स इंडिया में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं, वो पिछले 12 महीने में कुछ हद तक बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान को एक तरह से एनकरेजमेंट मिला जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग निकला। हाँ। और अब पाकिस्तान की अपनी तालिबान मिलिशिया सरकार में है काबुल में। हकानी नेटवर्क जो अलकायदा के साथ मिला हुआ है, वो आईएसआई का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो टेररिज्म को कंटेन करने की एफर्ट नहीं है। ये तो जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स हैं। इसमें कोई एंटी टेरर एलिमेंट नहीं है। जी। तो ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें एंटी टेरर एलिमेंट या आतंकवाद को रोकने की कोई कोशिश ऐसा नहीं दिख रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हमने ग्राफिक्स भी दिखाया है कि ये जो RX-9 हेल फायर मिसाइल है, जिसे कि निंजा मिसाइल भी कहा जा रहा है, और वो फ्लाइंग गिनसू है, तो ये किस तरह से काम करता है? अगर उसके हम ये जानना चाहें कि अगर पाकिस्तान का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन में फिट करके, क्या पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा? और ये जो बहुत ही प्रिसिशन अटैक होता है, टारगेटेड अटैक होता है, इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था, कोई और कैजुअलिटी नहीं हुई, जिसको मारना था बिल्कुल वहीं पे हिट किया। तो ये किस तरह काम करता है, ये मिसाइल क्या है? और इसका पेंटागन ने कभी भी ये स्वीकार भी नहीं किया कि उनके पास ये है, पर ये अभी कंफर्मेशन है, मतलब सब मान रहे हैं, सारे रक्षा विशेषज्ञ, की यही मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। मेजर जनरल मेस्टन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी ऑडियो आपने म्यूट किया है, आप अपने को अनम्यूट करके बात करें। हाँ, अभी आ रही है। मैं जब अफगानिस्तान में था, मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी थी अमेरिकन सेना द्वारा। वहां पर जैसे इनके पास हमवी व्हीकल्स थे और वहां पर आईडी अटैक्स काफी होते थे, तो वहां क्या होता था कि जैसे कोई अटैक होगा, टाइप ऑफ आईडी को आइडेंटिफाई करके उसकी डिटेल रिपोर्ट जाती थी पेंटागन में, और वहां पर तुरंत रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मॉडिफाई करती थी। वो जानती थी कि क्या कमजोरी है उस इक्विपमेंट या हथियार में, और उसको मॉडिफाई करके विद इन 1 ईयर इंडक्शन शुरू हो जाता था। तो ये उनका वहां बेसिक कंसेप्ट था कि ट्रुप्स जो उनके ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ईज होनी चाहिए और उनकी कैजुअलिटीज कम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर चलते हैं हेलफायर का। देखिए, ये जो टारगेटिंग थी, इसमें भी अमेरिकन मुद्दा बहुत क्लियर था कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसकी मैं सराहनीय करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए रूस यूक्रेन वॉर में हर दिन कितना कोलेटरल डैमेज हो रहा है। बच्चे, सिविलियंस
औरतें कितना मर रही हैं। तो ये आजकल इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं। तो इसीलिए इनका इरादा था कि सिर्फ एक्चुअल टारगेट को टारगेट करना, तो कोलैटरल डैमेज को प्रिवेंट करना। तो ये जो हेलफायर मिसाइल है, इसको इन्होंने मॉडिफाई करके, और इसमें क्या है कि इन्होंने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तो लगाए हैं, जो उसकी वो नोज आगे की है उसको डायरेक्ट करने के लिए प्रिसीशन में, लेकिन मेन था कि हाउ टू प्रिवेंट कोलैटरल डैमेज। अब आपने ये फोटो में भी देखा है कि बिल्डिंग में कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली बारूद बहुत कम मात्रा में होगा जी। और ये जो फिन्स लगे हुए, ये जो ब्लेड्स हैं जिसको अभी निंजा बॉम्ब भी बोलते हैं, ये मॉडिफिकेशन किया है। और इसकी वजह से जहां पर भी ये लैंड हुआ और ये ब्लेड जब निकलते हैं हर डायरेक्शन में, तो ये बहुत कटिंग, इमीडिएटली कटिंग करते हैं। और आप सोच ले ह्यूमन फ्लेश तो जैसे सब्जी काटते हैं वैसे कट गई इम्पैक्ट होता होगा। तो इस प्रकार इन्होंने ये मॉडिफाई किया और एम इनका क्लियर था टू प्रिवेंट कोलैटरल डैमेज, तो इसीलिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया गया है। अब है कि ये कितने दिन से ये चल रहा होगा। ये ड्रोन से जब ये लॉन्च किया गया है रिपर ड्रोन द्वारा, तो मेरे को लगता है कि देखिए इनकी ड्रोन एक्टिविटी तो वहां चलती रहती है एयर स्पेस में, और तालिबान के पास तो कुछ ऐसे एयर एसेट्स है नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं कि वो इसको आइडेंटिफाई कर सके। तो काफी वहां से इलाके हैं जिसपे डोमिनेशन हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस या कोई एयर स्पेस में, इसका रेंज भी काफी है जी। तो क्या रेंज होता है इसका, मेजर जनरल मेस्टन? ये समझना चाह रहे थे कि क्या जरूरी है कि ये पाकिस्तान के शमसी एयरबेस, जैसे कहीं कहीं खबर आई थी कि शायद यहां से ये इस्तेमाल किया गया, या फिर इसकी रेंज कितनी है? देखिए, जहां तक इसकी रेंज है, ये रिपर सो कॉल्ड ड्रोन की, ये तो काफी रेंज है एग्जैक्टली, मतलब दिस कैन ऑपरेट इवन फ्रॉम यूएस बेसिस। बट अब सवाल उठता है हेलफायर की क्या रेंज है। अमूमन तौर पे जो इसकी गिवन रेंज है वो 11 किलोमीटर है। तो अपेरेंटली ये अफगान एयर स्पेस से ही फायर हुआ है, क्योंकि 11 किलोमीटर तो काफी नजदीक हो जाता है। और जब मैं काबुल के इलाके में भी रहा था तो 11 किलोमीटर तो बल्कि काबुल का इर्द गिर्द है। तो ये ऑपरेशन वहां से कर रहा होगा, और फुल नाइट का ऑपरेशन हो सकता है। और अर्ली मॉर्निंग इन्होंने जब वहां पर लोकल सोर्स ने, ये ह्यूमन एसेट है जो वहां पर इंटेलिजेंस सोर्स है, उसने कंफर्म किया होगा कि यस, क्योंकि इनका एक पैटर्न शुरू हो चुका था जवारी का। कुछ दिए हुए समय पे बैल्कनी में आता था, तो उनको ये पता था। तो वो पैटर्न जब वहां कंफर्म किया, कई बार हो सकता है आदमी ना आए, तो उस दिन जैसे ही आया होगा ये मिसाइल तुरंत लॉन्च की होगी और कोऑर्डिनेट्स लगे थे और इम्पैक्ट जाके बिल्कुल टारगेट पे लगा है। बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा दिस इज अ वेरी गुड प्रिसीजन ओरिएंटेड ऑपरेशन डन बाय द अमेरिकन्स, एंड इसमें CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आई थिंक बहुत अच्छा ऑपरेशन जी। और आप कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के किसी बेस से ही हो सकता है कि किया गया हो? नहीं, अफगानिस्तान की बेस से नहीं, ये तो टेक ऑफ तो ड्रोन तो यूएस के बेस से हुआ होगा, लेकिन जो लॉन्च हुआ है वो जो ड्रोन है वो तो ऊपर ही घूम रहा है। पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की एयर स्पेस से ही लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये मिसाइल की जो रेंज है तकरीबन 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर मीन्स वो काबुल के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा, और वहां से लॉन्चिंग तो यूएस से ही हुआ होगा, या इनकी कोई शिप द्वारा होगा। इनकी इतनी शिप्स घूम रही हैं पूरे इंडियन ओशन में, और हो सकता है ये शिप द्वारा इंडियन ओशन से ही टेक ऑफ किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको रेंज का फायदा है, और जितनी दूर से जाएगा डिटेक्शन उतना कम हो जाएगा। तो लॉन्चिंग जो हुई है, not take off, launching has to be from this airspace of Afghanistan, क्योंकि और मैं ये भी बता रहा हूँ कि वहां पर इनके पास, देखिए जब बिन लादेन को भी मारा था, पाकिस्तान आर्मी के पास तो बहुत ज्यादा एयर डिफेंस एसेट्स हैं, उनको पता नहीं चला। रात को जब ऑपरेशन किया था अबोटाबाद में, तो जब वो एक प्रोफेशनल आर्मी, उनको नहीं पता चला। पर इस बार क्या पाकिस्तान को पता नहीं होगा? पाकिस्तान के पता ही, ब्रह्मा आपका क्या मानना है इसके ऊपर? पाकिस्तान की अप्रूवल से पाकिस्तान की कोई जानकारी रही होगी इसकी? डेफिनेटली उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये नॉर्मली ये कटर से लॉन्च करते हैं ड्रोन को, और तो ये ड्रोन आया होगा थ्रू अरेबियन सी, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जी। तो द ओनली वे यू कैन अप्रोच अफगानिस्तान इज थ्रू पाकिस्तानी एयर स्पेस या ईरान के एयर स्पेस से,
ईरान के थ्रू तो वो नहीं जा नहीं सकते, क्योंकि ईरान की मिलिट्री एकदम उसको शूट डाउन कर लेगी। तो ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से अफगानिस्तान गया था ये ड्रोन, और फिर काबुल के ऊपर से उन्होंने ये हेल्प फायर मिसाइल फायर किया ड्रोन ने। और कुछ महीने पहले CNN ने रिपोर्ट किया था कि यूएस और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं अंडर विच पाकिस्तान अमेरिका को पूरा राइट देगा कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज करे ड्रोन्स के लिए और दूसरे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान के लिए। तो इस तरह की एग्रीमेंट हुई है फॉर्मलाइज या नहीं ये तो हमें पता नहीं है, मगर जो कुछ हुआ है, जिस तरह से अल जवाहिरी को मारा गया है, इसमें पाकिस्तान का हाथ जरूरी था। बिल्कुल। तो अब ये बिना असिस्टेंस के, बिना पाकिस्तान के असिस्टेंस से ये असैसिनेशन पॉसिबल नहीं होता। बिना पाकिस्तान की मदद के ये हमला या असैसिनेशन जो है अल जवाहिरी का, ये नहीं हो सकता था। और मेजर जनरल मेस्टन का मानना है कि बहुत ही सफल और कामयाब ये ऑपरेशन रहा। ब्रह्मचलानी, आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो गलत है, असैसिनेशन ही इसे माना जाएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त खबर यही है कि अमेरिकी ऑपरेशन में, CIA के ऑपरेशन में अल जवाहिरी को काबुल में हक्कानी नेटवर्क के घर में मारा गया है। वो घर जो हक्कानी नेटवर्क के नाम था। सिराजुद्दीन हक्कानी वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं तालिबान की सरकार में। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, और उसके बाद ED के छापों के खिलाफ हेरल्ड हाउस पर कांग्रेस का प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे पड़ रहे हैं, और अब नेशनल हेरल्ड केस में ED की छापेमारी चल रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद भी ये छापे पड़ रहे हैं। ITO पर जो नेशनल हेरल्ड का दफ्तर है, वहां पर कुछ दस्तावेजों की तलाश में है ED, और इसलिए नेशनल हेरल्ड के दफ्तर पर भी छापे पड़ रहे हैं। नेशनल हेरल्ड का दफ्तर दिल्ली के ITO पर है, और यहीं पर ये छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी जो है वो नेशनल हेरल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो छापेमारी कर रहा है। देखिए, लगातार ये सरकार ED का दुरुपयोग कर रही है। आज हम नेशनल हेरल्ड दफ्तर के बाहर खड़े हैं, ED के यहाँ पर आने का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हैरेसमेंट है, ब्लेटेंट मिसयूज है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे दबाव है। नेशनल हेरल्ड इज अवर प्राइड एंड इट इज अ न्यूज़पेपर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। यू कैन नॉट सैबोटेज नेशनल हेरल्ड। आज जिस तरीके से मोदी ED का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं, मोदी जी, ये आप अहंकार में डूबे हुए जो ED का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे बंद करें। ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, न डरे हैं न डरेंगे। सोनिया गांधी के लिए लड़े और लड़ेंगे। आपको इतना अगर स्वतंत्र कर दिया, इतनी पावर दे दी है, तो मिसयूज करेंगे। 5 दिन राहुल जी से आप करते हैं इनॉग्रेट, फिर सोनिया जी पे करते हैं, कुछ ना पाया। अब खजाने बिल्ली खम्बा नोचे, दफ्तर में कर रहे हैं, कर ली जितना करना है, हम नहीं डरते, ना डरे न डरेंगे, लेकिन बेजा इस्तेमाल किसी भी संस्था को नहीं होने देंगे। CBI से डराएंगे। राहुल जी और सोनिया जी जब पार्लियामेंट में दिखा देते हैं इनकी सीढ़ी, तो CBI लगा देते हैं और लगा देते हैं इनके पीछे ED। तो हम ना तो पहले डरे थे और ना अब डरेंगे, ना मोदी से डरेंगे, ना उसके अमित शाह से डरेंगे, ना उसकी पुलिस से डरेंगे। तो नेशनल हेरल्ड मामले में ED की छापेमारी चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी नीता शर्मा है। एक तो इस मौजूदा मामले में ITO पे जो नेशनल हेरल्ड का दफ्तर है, नीता, वहां पर जो छापेमारी है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, उसके बारे में क्या अपडेट है, इस समय की स्थिति? और दूसरे की एक लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से कई छापे इस वक्त इस तरह के ED के चले, और सारे के सारे जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी की बात हो, पार्थ चैटर्जी की बात हो, और भी मामले हैं काफी। इस समय वहां पर क्या स्थिति आपके पीछे आप देख रही हैं?
बिल्कुल नगमा, अभी यहाँ पर ये जो कुछ कांग्रेस के जो ये वर्कर्स हैं, ये यहाँ पर आए हुए थे। इन्हें एक एक करके जो पुलिस है वो लेकर जा रही है, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लाकार्ड जो हैं वो कभी कभी उठा लेते हैं, तो उनको तितर बितर करने में पुलिस लगी हुई है। जो नेशनल हेरल्ड का जो केस है उसके मुतालिक आज यहाँ पर जो है वो छापामारी हो रही है नेशनल हेरल्ड हाउस में। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि लखनऊ में और कोलकाता में भी छापेमारी चल रही है। ये जो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो पोस्टर्स और झंडा है वो पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, एक एक करके उनको जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर पहले काफ़ी सारे जो कांग्रेस वर्कर्स हैं यहाँ पर पहुँच गए थे, उन्हें बस में बिठा के ले जाया गया, लेकिन अभी इक्का दुक्का यहीं पर हैं जिन्हें अब तितर बितर किया जा रहा है पुलिस द्वारा, और बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठा ना हों। बहरहाल जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसका ये कहना है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तब उनसे कुछ दस्तावेज़ों की मांग की गई थी, तो वो दस्तावेज़ जो हैं वो लेकर नहीं आए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ईडी को जिसके बारे में जानना था उसके मुतल्लिक यहाँ पर जो है वो छापामारी हो रही है, ताकि वो जो, क्योंकि ये एक पुराना पेपर है, ये बोला जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स को लेकर जो जानकारी है वो लेना चाहते थे, जिसके मुतल्लिक यहाँ पर अभी सर्चेस जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं पुलिस द्वारा। ये आप देख पा रही होंगी किस तरह से इनके वर्कर्स को अभी भी, क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं एक एक करके, तो उनको लेकर जा रही है पुलिस। ये बस यहाँ पर खड़ी की हुई है, पहले जो बस थी उसको भरकर ले गए, दूसरी बस है जिसको एक एक करके वो ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आप जैसा कह रही थी कि आरोप लगते रहते हैं कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है उसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो ये आज भी जो कांग्रेस की तरफ से कई ट्वीट्स आए हैं, जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है कि किस तरह से एक जो यहाँ पे छापामारी हो रही है वो किस तरह से गलत है। बाकी लोगों के भी बयान आए हैं। बहरहाल ईडी की अगर हम पिछले कुछ दिनों से उनके फंक्शनिंग को देखें तो जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्हीं को टारगेट करती हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो दिखाई पड़ रही है। जहां तक इस मामले का सवाल है, ईडी का कहना है कि वो लास्ट लेग ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे है, और हमारे सूत्र कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर तक इस मामले में चार्जशीट भी वो दायर कर देगी। नगमा जी, धन्यवाद आपका नीता। तस्वीरों में हम देख रहे हैं, नीता के पीछे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। ये आईटीओ, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं, और यहीं पर ईडी की छापेमारी चल रही है और यहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तिरसठ दिनों से पैदल चलकर नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं एसएससी जीडी के सैकड़ों अभ्यर्थी, और इन्हें हरियाणा पुलिस ने पलवल में हिरासत में लेकर दूसरे अलग अलग जिलों में ले जाकर छोड़ दिया ताकि ये अभ्यर्थी दिल्ली न पहुंच सकें। करीब 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के बाद भी पिछले एक साल से अपनी ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने किसी तरह 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों से बात की है। नई दिल्ली के उस इलाके में हैं जहां पर कुछ नौकरी मांगने वाले युवा पैदल नागपुर से लगभग 1000 से ज़्यादा किलोमीटर चलकर पहुंचे हैं। ये सब एसएससी जीडी के अभ्यर्थी चले थे तो ये सैकड़ों में थे, लेकिन यहाँ पहुंच 6 पाए हैं पैदल, क्योंकि रास्ते में कभी मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया, तो कभी उत्तर प्रदेश में आगरा में यूपी पुलिस ने पकड़ के डिटेन करके निकाल दिया, फिर मथुरा में, और कल हरियाणा के पलवल में इन बच्चों को पकड़ लिया गया और किसी को बस में बैठा के लखनऊ छोड़ दिया गया, किसी को धौलपुर छोड़ दिया गया, किसी को कहीं तो किसी को कहीं। कोशिश रही कि दिल्ली ना पहुंच। मैं आपको बताएं एसएससी जीडी वो एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके बच्चे बीएसएफ है या सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं कांस्टेबल के तौर पर। अच्छा बताइए, कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग सर नागपुर के संविधान चौक से चले थे, जो 1068 किलोमीटर की दूरी है सर। आज 1068 मतलब आप लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं? जी, हम लोग दिल्ली तक की दूरी है 1068 किलोमीटर, जो अभी हम सर 990 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं हमारे सारे बच्चे। और कुछ बच्चे सर हम लोग दिल्ली आए थे ताकि हम लोग यहाँ पे अपना परमिशन ले सके, और जो हमारा मकसद है कि माननीय अमित शाह जी से मुलाकात करके हमारी नियुक्ति मिले, हम उसी पर्पज़ से हम यहाँ आए थे सर। लेकिन कल हमारे सभी साथी को पूरी बर्बरता से हमारे लड़कियों के साथ सर भी बदतमीजी की गई, और
हरियाणा पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है। यहाँ तक कि सर कल पूरे रात में ये 12 बजे तक इन्होंने परेशान किया, सभी लड़कों को बदतमीजी से धक्के मुक्के गाली गलौज, यहाँ तक कि लड़कियों को भी सर जेंट्स पुलिस के द्वारा उनको धक्का दिया गया, मारा गया। सर ये 2018 में 60,210 की बहाली आई थी। इसमें हम लोग को 2019 में हम लोग को सब रिटेन हुआ, 20 में कोरोना का टाइम हम लोग को मेडिकल भी हो गया और कोरोना का हवाला दे करके इन लोगों ने टाइम लिया और 21 जनवरी 2021 को इसका फाइनल मेरिट निकाला और फाइनल मेरिट में सिर्फ उन लोगों ने 54,000 कुछ को लिया और वैकेंसी निकाली थी ऑन रिकॉर्ड 60,000 जी 60,210 का और सिर्फ इन लोग 54 से 55 के बीच में ही लिया और बाकी को छोड़ दिया, 6,000 को छोड़ जी। अब बोलते हैं कि इसके लिए आप योग्य नहीं हैं। सर हम यही पूछना चाहते हैं कि जो लोग 55,000 को ज्वाइनिंग दिए हैं, जो स्टेप उन लोग पास किए वही हम लोग भी पास किए हैं, जो स्टेप पास करके वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिए वही स्टेप हम लोग भी कर चुके हैं, तो हम लोग योग्य क्यों नहीं है, मैं ये सरकार से पूछना चाहते हैं। सर एक बात है कि जो हर घर झंडा अभियान ये जो बोल रहे हैं, हम झंडा लेके सर सबके हाथ में झंडा था सर, लेकिन आगरा में आधा झंडा हमसे ले लिया गया और ये बोला गया कि ये यूपी है, इधर से 80 सीट है, यहाँ का कानून अलग है, आपका उधर का पुलिस यहाँ का होम गार्ड है। तो आप बोलिए पुलिस कांस्टेबल ही होता है, इंस्पेक्टर ही हो, चाहे जहाँ कहीं के भी होना सर। उनका जो झंडा लेके चले थे वो भी पुलिस ने इनसे झंडे भी ले लिए और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा हो। तो जो झंडा लेके चले थे ये लोग देश की सेवा करने के लिए जो भर्ती हुए थे वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिलहाल यही देश की हकीकत है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोलकाता के ESI अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाए गए पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर आज एक महिला ने चप्पल फेंकी। ये घटना उस वक्त हुई जब ईडी की एक टीम चैटर्जी को जांच के लिए ESI अस्पताल लेकर गई। वहां मौजूद एक महिला पार्थ चैटर्जी को देखकर भड़क गई और उन पर अपनी चप्पल उतारकर फेंक दी। गुस्से में महिला चिल्ला रही थी कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। चप्पल फेंकने वाली महिला का कहना था कि लोगों के पैसे खाकर ये ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। चैटर्जी और उनकी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने राज्य के बहुचर्चित SSC शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। अर्पिता के 2 फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी लगातार छापे मार रही है। ईडी की टीम ने नॉर्थ 24 परगना में अर्पिता के नेल आर्ट पार्लर पर आज छापेमारी की है। শুনুন, আমার পেশেন্ট অসুস্থ, আমি ওষুধ আনতে আসছি, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওনাকে জুতো মারতে আসছি, জুতো মেরে আমি খালি পায়ে ঘরে যাচ্ছি। কেন জুতো মেরেছি কি জানেন আপনারা জানেন না? হ্যাঁ, জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন, আবার বলেন কেন? ওনাকে এসি গাড়ি চড়িয়ে ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন, এসি গাড়ি চড়িয়ে হুইল চেয়ারে। হ্যাঁ, আরো খুশি হতাম ওই জুতোটা যদি ওনার টাকা লাগতো। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शुभेंदु ने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम अमित शाह से साझा किए जो टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जाने जाते हैं। शुभेंदु ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार में टीएमसी के नेता, पदाधिकारी और कुछ अधिकारी शामिल हैं। ये भी मांग की कि CAA के नियम जल्द से बनाएं और नोटिफाई किए जाएं। शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर भी बात हुई। बंगाल बीजेपी के संगठन से जुड़े मामलों को लेकर भी चर्चा की गई है। एक जो रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, मैं पूरा आंकड़ा देकर ऑनरेबल HM को बताया, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सबसे बिग स्कैम है। 75,000 टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है एडुकेशन सेक्टर में पिछले 11 साल में। इसमें कम से कम 50 से 55,000 सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा MLA और TMC का कलेक्टर का नाम भी HM के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर पार्थो जी का घर में भेजा।
और आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने पहली बार लोकसभा में बोलते हुए भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इसे अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 18 बार इसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है। 16 देशों में ये भाषा बोली जाती है, लेकिन अभी तक इसे दर्जा नहीं मिला। दिल्ली से दूसरे सांसद मनोज तिवारी ने दिनेश लाल की इस मांग का समर्थन किया है। भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा। हमारे साथ है आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ। पहली बार आप लोकसभा में आज बोले और भोजपुरी का आपने मुद्दा उठाया। हाँ बिल्कुल, और उठाना भी चाहिए था, क्योंकि पहले अगर हम अपनी भाषा का विकास करेंगे तो बाकी विकास अपने आप होने लगेगा। और कहीं ना कहीं ये भोजपुरी भाषियों की सबसे बड़ी मांग है, जिसको मुझसे पहले भी हमारे जितने बड़े भैया मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया और भी बहुत लोगों ने ये मांग उठाई थी। तो मुझे भी उसमें आने के बाद लगा कि मुझे भी इस पे पहले अपनी बात रखनी चाहिए, और उसके बाद फिर आगे सारे मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन भोजपुरी पे बात करना सबसे पहले ज़रूरी था। मनोज जी, भोजपुरी को अब तक संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, यही इसलिए तो ये लड़ाई चल रही है। 1967 में पहली बार संसद में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए बात की गई थी, और तब से ठीक ही कहा दिनेश ने कि लगातार समय समय पे कई लोगों ने इस बात को रखी है, लेकिन निदान नहीं हो पाया। एक बार तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो गृह मंत्री थे इसमें चिदम्बरम जी तत्कालीन, उन्होंने भोजपुरी में बल्कि बोलते हुए भी ये कहा था कि हम रउआ सबके भावना समझता नहीं, जल्दी होई। इतना उन्होंने सीख के बोला था, धन्यवाद उनको। लेकिन उस कांग्रेस सरकार ने इतना गृह मंत्री जी कहने के बावजूद भोजपुरी को सम्मान नहीं मिला। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 8 साल हो गए मोदी जी के अइला, ओकरा बाद अब तक क्या ना हो सकल? अब हो जाई, कहें कि हमनी के सब लोग यही विषय पे बात करता नहीं जा, और हमनी के पर्सनली भी उनसे मिल के आग्रह कर चुकल बानी जा कि इसको किया जाए, क्योंकि ये हक है भोजपुरी का। और बाकी देशों में जब सम्मान मिल रहा है तो अपने देश में क्यों नहीं। और एक बहुत सुंदर बात हुई है कि प्रधानमंत्री जी, वर्तमान सरकार ने इसका एक निदान निकाला है, और उसके तहत जो भाषा दूसरे देश में मान्यता प्राप्त है उसको भारत में मान्यता देने की तैयारी के लिए कार्य शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी 3 भाषाएं आ रही हैं, और मैं समझता हूं जो आज दिनेश ने उठाया है, जिसको हम एसोसिएट कर रहे हैं, जिसको कई सांसदों ने उठाया, अब वो समय नज़दीक है जब भोजपुरी को खुशी मिली। एक अंतिम सवाल कि दोनों जन जरा गुनगुना के भोजपुरी भाषा के लोग खातिर का काम रहो? नहीं, अभी गुनगुनवाई मत, अभी तो कुछ कहीं अभी एक लाइन। मनोज जी, चाहे रही है बॉम्बे दिल्ली, चाहे रही है मसूरी में, लिखी है पढ़ी है कौनो भाषा, बतियई है भोजपुरी में। ये थे निरहुआ, जिनकी मांग है कि भोजपुरी भाषा को जो है मान्यता दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।